Then question number 6.39, two pendulums with identical bobs and lengths are suspended from a common support such that in rest position the two bobs are in contact. Figure 6.14. One of the bobs is released after being displaced by 10 degree so that it collides elastically head on with the other bob. Describe the motion of the two bobs. और सेकंड में आपको ग्राफ बनाना है 0 से 2t तक. अच्छा क्वेश्चन है ये, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. अब यहाँ पे आप समझिए, एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी है, कोलाइड्स इलास्टिकली. ठीक, आप बी को उठाएं 10 डिग्री पे, ए को उठाएं 10 डिग्री पे. जब ए बी को कोलाइड करेगा तो ए की सारी एनर्जी बी में ट्रांसफर हो जाएगी, और जितनी एनर्जी जितनी वेलोसिटी से ए चल रहा था उस वेलोसिटी से बी चलेगा. वापस से बी ऊपर जाएगा, इसे टकराएगा तो बी अपनी सारी एनर्जी ए को दे देगा. जिस वेलोसिटी से बी चल रहा था वो एक ही हो गई. ये प्रोसेस चलता रहेगा. हालांकि है ये आइडियल केस, ऐसा होता नहीं है इन जनरल, पर इन्होंने बोल रखा इलास्टिकली तो हम मान लेते हैं. तो ये मोशन कैसा हो रहा है? रिपीट्स आफ्टर अ टाइम इंटरवल. तो मोशन कैसा होगा आपका? सिंपल हार्मोनिक मोशन. यह आपने 9th क्लास में पढ़ा है. ऐसी कोई चीज़ जो कि एक टाइम पीरियड टी के बाद रिपीट हो रही है. हम टाइम पीरियड बोलते क्यों हैं? क्योंकि उस टाइम क्या तो रिपीट होती है. तो ऐसी चीज़ जो रिपीट होती है बिल्कुल पहले की तरह, उसको हम अंडर डालते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में. तो आपका एक आंसर है सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब बी वाला पार्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए, अब इस कंडीशन को हम यहाँ पे समझते हैं. इधर बना लेता हूँ मैं, ये बॉब बी और बॉब है इधर, कितने एंगल पे? 10 डिग्री पे, ऐसा आपको बोल रखा है. अब ये जो पोजीशन है इसको मैं मानता हूँ इनिशियल पोजीशन. यहाँ से पूरा काम स्टार्ट हो रहा है. जहाँ से काम स्टार्ट होता है वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? t इज इक्वल्स टू 0. ठीक, तो फ्रॉम डायग्राम एट t इज इक्वल्स टू 0 एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, ए की एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसको मान लेता हूँ मैं E1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेयर काइनेटिक एनर्जी इज 0. मैंने आपको लिख के बता दिया, V प्लस मैंने K किया, K को मैंने 0 किया, क्योंकि T इज इक्वल्स टू 0 पे ये जिस हाइट पे था उस हाइट के तहत ये रेस्ट पे था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो K 0, तो V प्लस 0. अब यही आपकी क्या होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी. इसको आप मान लीजिए E. तो A की एनर्जी E1 क्या हो गई? इज इक्वल्स टू E एट T इज इक्वल्स टू 0. ऑलराइट. अब एक चीज़ आप समझिए, ये आपका बॉब ए इधर है, T इज इक्वल्स टू 0 पे, इस डॉटेड लाइन पे आके रुकेगा एयर फ्रिक्शन की वजह से. इस केस में नहीं रुक रहा है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है. आप खुद सोचिए, जब ये बॉब इधर आता और इधर से इधर आता, तो इसको इसके पूरे जर्नी में जो टाइम पीरियड T लग रहा है उसका आधा टाइम लगेगा. ऑल इन ऑल ये पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ से वापस से वापसी में इधर आया, फिर फाइनली इधर आया. ठीक, इस तरह का इसका पाथ रहेगा. ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड से फिर फोर्थ, ये फिफ्थ. मतलब फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन क्या है? जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो इसकी इनिशियल पोजीशन. तो 1 से 5 तक का जर्नी इसका है T टाइम के बराबर. तो 1 से 3 तक का जर्नी क्या है? इसका आधा, T/2. और 1 से 2 तक का क्या है? इसका भी आधा, T/2/2 मतलब T/4. ये चीज़ आप समझ गए हैं. इसीलिए इसको आपको मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया एक रियल लाइफ एग्जांपल देके. जनरली वो लिख देते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में T/4 सेकंड लगते हैं, T/4 टाइम लगता है. पर कैसे होता आपको मैंने समझा दिया कि पहले 1 से लेके 3 तक, फिर 3 से 1 तक, ये पूरा टाइम कितना हो रहा था? T. तो 1 से 3 तक कितना होगा? T/2. 1 से 2 तक कितना होगा? T/4, क्योंकि T/2/2. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. अब एट T इज इक्वल्स टू T/4, ए यहाँ पे आ गया बी के पास, इससे टकरा गया, इन दोनों में हुआ कोलिजन जो कि कैसा था? इलास्टिक. एट T इज इक्वल्स टू T/4. तो ए कोलाइड्स एनर्जी V इज इक्वल्स टू E1 इज इक्वल्स टू E to B and itself
कमिंग टू रेस्ट, खुद रेस्ट पे आ गया, बी से कोलाइड हुआ और सारी एनर्जी अपनी बी को इसने दे दी। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, बी की एनर्जी जो कि थी E2 ये किसके बराबर हो गई, ए की एनर्जी जो कि थी E। अभी आप V लिखे ना लिखें की बात है, ये तो आपको समझाने के लिए था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो E होगा ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि V में अब एनर्जी आ रही है, ठीक है। पर आप K और V में मत जाइए, आप तो E2 E तक ही चलिए। ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी इसमें आ गई अब, और ए रेस्ट पे आया, कमिंग टू रेस्ट, तो ए की एनर्जी जो थी E1 ये हो गई 0। ऑलराइट, देन एट T इज इक्वल्स टू 2T/4 या फिर T/2। मतलब अब क्या हुआ, अब आपका ए इधर है और बी इधर है, ए तो रेस्ट पे ही है तो उसकी एनर्जी 0, लेकिन बी की एनर्जी E2 किसके बराबर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी V, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो गई। यहाँ पे आने के बाद ये वापस से पीछे की तरफ जाएगा, तो E2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, E। ऑलराइट, तो E2 एनर्जी ऑफ B इज इक्वल्स टू E और एनर्जी ऑफ A E1 इज इक्वल्स टू 0। फिर T इज इक्वल्स टू 3T/4। अब 3T/4 में क्या हुआ, ये B जो था ये वापस इस तरफ आया, ऐसे टकराया, टकराने के बाद B रेस्ट पे आया और A मोशन में आया, तो B की एनर्जी E2 0, A की एनर्जी E1 इज इक्वल्स टू E। ऑलराइट, देन T इज इक्वल्स टू 4T/4, मतलब कि आपका T मतलब क्या हो गई, ये इनिशियल पोजीशन जैसा पहले था जो हमने लिया था ऊपर, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, ये वाली पोजीशन। फिर से वही प्रोसेस, E1 क्या हो जाएगा, ठीक, वेरी वेरी इजी। अब इसका हम टाइम टेबल बना लेते हैं। यहां पे आपका टाइम T, इधर एनर्जी ऑफ A E1। अब टाइम आप ले लीजिए 2T तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 0T/4। अब मैं वैल्यूज रखता हूं बारी बारी से, E1 E, फिर 2 बार 0, फिर E, तो E 2 बार 0, फिर E, और फाइनली 4T/4 पे भी E। ये इसकी पूरी एक साइकिल खत्म हो गई 0 से T तक। अब यही चीज़ वापस रिपीट होगी, और यहाँ पे B की एनर्जी पहले थी 0, देख लीजिए आप एक बार और। हाँ, यहाँ मैंने लिखा नहीं था E2 इज इक्वल्स टू 0, वो तो अंडरस्टूड था वैसे। फिर E, फिर E, फिर 0, जहाँ जहाँ E है वहाँ पे 0 है ऑपोजिट कॉलम में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, जो बुक में है उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ और समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये E1 एनर्जी A के लिए, E2 एनर्जी B के लिए। अब 0 से T/4 तक इसकी एनर्जी थी E, इन्होंने E0 ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने E ले लिया। तो देखिए बराबर है 0 से T/4 तक ये E रहा, एकदम T/4 पे 0 हो गया, तो एकदम T/4 थोड़ा सा आप आगे ले सकते हो इसको, यहाँ पे 0 हो गया। फिर T/4 से 3T/4 तक ये 0 रहा, एकदम 3T/4 पे ये E हो गया, मतलब इधर ही इस पॉइंट पे। फिर 4T/4 पे E और 5T/4 पे थोड़ा सा ये आगे की तरफ 0 हो गया, यहाँ पे 7T/4 पे E था, उसके बाद ही चलता रहा। इसका जस्ट अपोजिट केस ये B में हो रहा है ना, ये आप कर लीजिएगा, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ ऐसे ही बनेगा इसका। लगभग हम उसके पास वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो जैसा ये ग्राफ है इसका जस्ट ऑपोजिट ये ग्राफ है, तो ये इसका आंसर होगा। सिर्फ आपको इसमें आइडियल केस मानना है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा था, उस हिसाब से रीडिंग्स लेनी है, उसको सॉल्व करना है।